अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर और मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम यकीनन उसी मौजू पर बात करेंगे जो इस वक्त हर महफिल की जान बना हुआ है और हर जबान पर यही बात और यही जो इस वक्त मार का पाकिस्तान ने सर अंजाम दिया है, इसके चर्चे हो रहे हैं कि जी अब पाकिस्तान में हर साल 10 मई को यौम मारका हक मनाने का आज ऐलान कर दिया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने। और ये इसलिए मुमकिन हो सका है क्योंकि पाकिस्तान ने अपना भरपूर दिफा करते हुए भारत को जो है वो धूल चटा दी है। अगर कहा जाए तो यकीनन ऐसा बेजाना होगा क्योंकि जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है भारतीय जारियत का पाकिस्तानी अफवाज ने, वो पूरी दुनिया में इस वक्त तूती बोल रही है उसकी। और पाकिस्तान की ये जो शानदार कामयाबी है, इसका जश्न इस वक्त हम देख रहे हैं कि न सिर्फ मुल्की सतह पर मनाया जा रहा है बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी इसके भरपूर चर्चे हो रहे हैं। खास करके वो तमाम तर ममालिक जहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानीज मौजूद हैं, जहाँ पर पाकिस्तानी मौजूद हैं लेकिन वो इस जश्न को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वो भी अब बढ़ चढ़कर इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि पाक अफवाज की जो बहादुरी है, पाक अफवाज का जो इस वक्त कारनामा है, उसको जितना सराहा जाए, उसको जितनी पजीराई की जाए वो यकीनन कम होगी। इस पर हम आज कुछ बातचीत करेंगे अपने इस प्रोग्राम में और इस पर गुफ्तगू के लिए मुख्तलिफ हमारे साथ मेहमान ग्रामी मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफ़ी साहब हमारे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सफ़ी साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। सफ़ी साहब, यकीनन एक ऐसी फतह है पाकिस्तान की जो पूरी दुनिया को हैरत में मुब्तला कर चुकी है, क्योंकि किसी एक महाज पर इस वक्त पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल नहीं की है बल्कि मुतादिद पैराओं में अगर इस वक्त इस सिचुएशन को देखा जाए तो बहुत कुछ है इस पर कहने को। लेकिन हम मुख्तसरन आपसे जानना ये चाहेंगे कि जो पाकिस्तान की एक और फतह है, एक और कामयाबी है भारत के खिलाफ, इस पर आप क्या ख्याल रखते हैं? और जिस तरह से अब हर साल 10 मई को यौम मारका हक मनाने का ऐलान किया गया है, तो क्या अवाम में जोश व जज्बा देख रहे हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया समीन। आई थिंक यहाँ से बात शुरू की जाए कि जिस अंदाज से हिंदुस्तान ने ये ड्रामा शुरू किया था अपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद, और जो अंदाज अपनाया था, जो नैरेटिव बिल्डअप कर रहे थे, खुद ही इल्ज़ाम लगाया, खुद ही मुंसिफ बन गए, खुद ही सजा अनाउंस कर दी कि हम स्ट्राइक करेंगे। ये एक इस चीज़ का मज़ा था कि आपको अपने चीज़ पर कितना घमंड, कितना गुरूर था कि हम किसी को, पाकिस्तान को गर्दानते नहीं। लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी है और हम लोगों का जो जज्बा है उसको कोई इस तरह की चीज़ें शिकस्त नहीं दे सकती। जब ये चीज़ सामने आई, पाकिस्तान ने बड़ा रेस्ट्रेंट शो किया और बड़े तहम्मुल के साथ आलमी बरादरी को इस चीज़ का से आगाही की कि देखिए, इसमें ज़रूरी है कि आप इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करें और उसके बाद जो सामने चीज़ आई उसके मुताबिक करें। लेकिन उनका इस चीज़ पर कोई तवज्जो नहीं दी और इवेंचुअली उन्होंने यूनिलैटरली पाकिस्तान के ऊपर अनप्रोवोक्ड हमला किया। और अगेन उसके बावजूद खराज तहसीन लीडरशिप को कि उन्होंने बड़ा सब्र तहम्मुल से इस चीज़ को बर्दाश्त किया और इसको एग्जैजरेट या नहीं, एस्केलेट नहीं करने दिया जब तक कि वो उन्होंने इस बात को आया नहीं कर दिया कि अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। जब ये चीज़ वाज़े हो गई कि उन्होंने अपना एक माइंड बना लिया है और पाकिस्तान पे वो हमला करेंगे और कर रहे हैं, तो फिर हमारी फौज फजाइया ने बड़ा एक जामे मंसूबा बनाकर और उसके साथ जो जो उनके टारगेट्स थे उनको आइडेंटिफाई किया और वो शाम जो 7 तारीख की शाम थी उस पर उनका जवाब दिया और एयरफोर्स ने बड़े मोहतात अंदाज में रहते हुए मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज करते हुए उसका जवाब दिया और वो एक सख्ता क्रिएट कर दिया। आई मीन, ये हमेशा 2019 की याद ताज़ा कर दी जब 2 जहाज गिराए थे, इसमें इन्होंने 5 जहाज गिराए और जो उनका जो बड़ा थर्रो इम्तियाज जो उनका जहाज था राफेल, उसको भी हिट किया और बड़ा प्रोफेशनली बड़ा साउंड एक्शन लिया और इसकी वजह से पाकिस्तान को वो कामयाबी नसीब हुई जो कि उनके बहम गुमान में भी नहीं थी। और इस तरीके से अब मेरा ख्याल ये है कि जितने भी पाकिस्तानी हैं, जहाँ भी है, ओवरसीज हो या पाकिस्तान में हो, सब इस बात पर बजा फख्र कर रहे हैं कि और ये दिन जो है वाकई यादगार दिन बना दिया कि जब आपने बगैर अपने किसी नुकसान के उनके जहाज गिराए
और उनको धूल चटा दी। सही। अच्छा सफी साहब, जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह से अपनी प्रेस ब्रीफिंग में अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने बताया कि ये तो उसका अशर अशीर भी नहीं है कि जो टेक्नोलॉजी या जो सलाहियतें इस वक्त पाक फौज के पास मौजूद हैं उसकी महज एक झलक दिखाई गई है, जिसमें भारत का तमाम तर गुरूर जो है वो नेस्तो नाबूद हो गया है। लेकिन मजीद बहुत कुछ ऐसा मौजूद है इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के पास, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं जिसका बर वक्त और दुरुस्त इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान अपना दिफा भी जो है वो उसको मजीद मजबूत बना रहा है, और अगर कोई और मुल्क ऐसी जाहिरियत करता है तो फिर उसको भी इससे बेहतर सबक सिखाया जा सकता है। तो जिस तरह से चाइना की कॉपरेशन इस वक्त हमें नजर आती है कि जो हम साइबर टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं तो कहा गया है कि जी इस वक्त हमारा जो सबसे बेहतरीन दोस्त चीन पूरी दुनिया में मौजूद है, उसने साबित कर दिया है, और जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है उससे भी ये चीज़ वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान सिर्फ चीन के साथ ही मौजूद नहीं बल्कि और वो दीगर तमाम तर ममालिक भी अब पाकिस्तान के साथ आकर खड़े हो गए जो समझते थे कि पाकिस्तान के अंदर इतनी सलाहियत मौजूद नहीं है कि वो अपना दिफा जो है वो मजीद मजबूत बना सकता है। देखिए, यहाँ तक कि चाइना का सवाल है, हम लोग मैं तो बचपन से ये सुनता आ रहा हूँ और अभी भी जब सर्विस में था, और चाइना इज द मोस्ट रिलायबल फ्रेंड, और वो बकौल अभी जो उनके एम्बेसडर साहब का स्टेटमेंट था और फॉरेन मिनिस्टर का था कि हमारी और पाकिस्तान की आहनी दोस्ती है, तो वो दोस्ती का हक अदा कर दिया। और उन्होंने दो जो कॉपरेशन जिन जगहों पे चाहिए था, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो, चाहे वो जहाज जो हमने उनसे खरीदे थे, J-10 जो उनकी मिसाइल खरीदे थे, उन सब को सही इस्तेमाल करके और वो सबक सिखा दिया, जो कि मैं ये समझता हूँ आपकी नाज़रीन को ये भी याद दहानी कराना जरूरी है कि चाइनीज टेक्नोलॉजी, चाइनीज वॉरफेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो अब दुनिया में उजागर हो गया, जहाँ पर वेस्टर्न मेड टेक्नोलॉजी या वेस्टर्न मेड जो वेपन सिस्टम था उसके ऊपर बढ़तरी आपने हासिल की, और आपने चाइना को वो फील्ड फराहम कर दी जिसमें उन्होंने अपने वो इजादात का रियल टाइम में टेस्ट किया और एक मकाम पैदा कर दिया अपना। सही। सफी साहब, ये बताइए कि इस वक्त जंग जो है वो हमें पाकिस्तान की उसमें कामयाबी जरूर नजर आ रही है और सीज फायर जो किया गया है उसको मजीद प्रोलॉन्ग करने की बात की गई है, लेकिन क्या अभी भी इतनी जिल्लत और ख्वारी उठाने के बाद आप समझते हैं कि मोदी सरकार मजीद ऐसे किसी एडवेंचर का हिस्सा बनना चाहेगी जो वो समझ रहे होंगे कि अगर वो पाकिस्तान के ऊपर दोबारा ऐसी कोई जारियत करेंगे तो शायद उनका जो है वो मजीद उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आ सके, या फिर वो मजीद इसी तरह से जलालत का सामना करना पड़ेगा अभी नरेंद्र मोदी को? देखिए, कुछ खबरें ऐसी मिल रही हैं जिनकी तस्दीक होना बाकी है कि, लेकिन जो आ रही है उससे ये कि अभी भी उनका आसूदगी नहीं हुई है, और अमेरिका और इजराइल की तरफ से जो साजो सामान जो है वो पहुंचाया जा रहा है, एयर सॉर्टिज मॉनिटर की जा रही है, जो सूरत में लैंड की थी और आगे अहमदाबाद में लैंड की, कुछ सामान लेके गए, उनकी कॉन्फर्मेशन तो खैर जब मुख्तलिफ जराए के जरिए हमें पता चल जाएगी, लेकिन लगता यही है कि अभी भी तसल्ली और तशफ़ी नहीं हुई है, और वो फिर दोबारा कोई इस किस्म की मिसएडवेंचरिज्म करेंगे। तो मैं समझता हूँ अब तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया है, हमारी फौज और ख़ास तौर पर एयरफोर्स बिल्कुल तैयार बैठी हुई है, इन केस देयर इज एनी मिसएडवेंचर तो उनका भरपूर जवाब दिया जाएगा। और सिमिलरली नेवल फोर्सेस जो है ऑलरेडी डिप्लॉयड है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई अक्लमंद डिसीजन मेकर इंडिया में इस चीज को दोबारा शुरू करना चाहेगा, क्योंकि देन इट इज नो विन फॉर एनीवन। अगर इन्होंने एस्केलेट किया तो एस्केलेशन तो आपको पता ही है, न्यूक्लियर पावर है दोनों मुल्क, और जब इस किस्म की चीज को आप बढ़ावा देंगे और उसकी नुकसानात में इजाफा होगा तो दोनों कंट्रीज के पास ये ऑप्शन होगा कि वो क्या इस्तेमाल करें। तो मेरा ख्याल ये अकलमंदी का तकाजा यही है कि दोनों, जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा कि दोनों लीडरशिप ने बड़ा अकलमंदी का मुजाहरा किया है कि इसको सीज फायर को एक्सेप्ट कर लिया, तो अब मेरा ख्याल यही है कि सीज फायर को यहाँ पर एक्सेप्ट करने के बाद जो 3 चीजें उन्होंने एग्री की थी कि 12 तारीख को मीटिंग करके, जिसमें पानी का मसला, कश्मीर का मसला और टेररिज्म, तीनों को बैठ के डिस्कस करेंगे किसी न्यूट्रल जगह पर, मेरा ख्याल है दैट इज द मोर सेंसिबल वे ऑफ रिजॉल्विंग द इशूज। अगर इन्होंने मजीद इस किस्म की कोई हिमाकत की तो मैं समझता हूँ फिर स्काई इज द लिमिट। आ जाता है कि एक दफा आप सीढ़ी पे चढ़ना शुरू करें तो एस्केलेशन फिर आपके हाथ से निकल जाती है, किसी का कंट्रोल नहीं होता,
और फिर नुकसानात जो है इसके, यू एंड अप विद ग्रेट डैमेजेस टू द प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया। कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफ़वी हमारे साथ मौजूद थे और हम कुछ बातचीत कर रहे थे पाकिस्तान की उस शानदार फतह के हवाले से जो पाक अफवाज की जुर्रत और बहादुरी की वजह से पाकिस्तान ने आज हासिल की है, और न सिर्फ इस खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में ये बावर करा दिया है कि पाक फौज जदीद सलाहियतों से लैस है। उसके पास वो तमाम टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं जो दौर जदीद में हर फौज के पास होनी चाहिए, और पाक फौज ने उन तमाम तर टेक्नोलॉजीज़ का बर वक्त और दुरुस्त इस्तेमाल करते हुए उन तमाम सुपर पावर्स को भी एक सबक दिया है जो ये समझते थे कि वो दुनिया पर राज करते हैं अपनी टेक्नोलॉजीज की बदौलत, लेकिन उनकी यही तमाम तर टेक्नोलॉजीज अब फेल होती हुई नजर आई हैं, जिसकी वजह से भारत खुद को बहुत मजबूत समझ रहा था और वो ये समझता था कि कोई उसको शिकस्त नहीं दे सकता। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ इसके सिफारती जो पहलू हैं उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, और इसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगी साबिक वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर शाहिदा जमील, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर शाहिदा जमील, जिनसे हम बातचीत करेंगे ऑपरेशन बुनियान मरसूस की उस कामयाबी के हवाले से, जिसमें न सिर्फ हम ये देखते हैं कि मिलिट्री सतह के ऊपर पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है, बल्कि बहुत से सिफारती महाज भी हैं जो इस वक्त पाकिस्तान ने सर किए हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। ये बता दीजिएगा कि इस वक्त हम पाकिस्तान की एक और शानदार फतह का जश्न मना रहे हैं और बहैसियत कौम हम बहुत शादा और फरहा हैं कि पाक अफवाज ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए तमाम पाकिस्तान दुश्मन अनासिर के मुंह बंद करवा दिए हैं जो ये समझते थे कि पाकिस्तान अपना दिफा मजबूत नहीं बना सकता। लेकिन साथ साथ हमने सिफारती महाज पर भी ये जंग देखी, जिसमें नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का भी एक बड़ा किरदार हमें नजर आया और दीगर पॉलिटिकल लीडरशिप भी हमें इसमें एक बड़ा किरदार अदा करती हुई नजर आई है। आप किस तरह से देखती हैं इसको? अगर हम बात करते हैं सिफारती सतह की, तो अमेरिका भी मजबूर हो गया पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर करवाने के लिए। क्या ये वाकई पाकिस्तान की सिफारती सतह पे एक बड़ी कामयाबी है? ये हुई है क्योंकि उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान ने जिस तरीके से हमें फायरिंग की और कुछ उनके ऐसे गलत निशाने थे, समझिए, जिससे खदशा पैदा हुआ कि इनके ये अब हद से आगे जा रहे, और उसकी हमने जवाबी कार्रवाई जो हमारे तरफ से गई उसमें बहुत ज्यादा समझ थी, उसमें कोई न्यूक्लियर एस्पेक्ट नहीं था, कुछ नहीं, मगर जिस तरीके से जो समझिए कि गैर जिम्मेदारान हरकत से जो हिंदुस्तान ने हम पे बाकायदा हमारे एयरबेसेस पे शुरू किया बमबारी करना, उस चीज को अलार्मिंग हो गई और उसकी वजह घंटी बजी, उसी के ऊपर सारे बैन अवी ताकतें आ गई कि भाई यहाँ पे सूरत हाल को फौरन रोको। ये इंडिया ने गलत की, अगर वो ये ना करते तो कभी हमारे तरफ से 26 साइट्स को हम क्यों जवाब देते? हमारा कोई मसला नहीं था, मसला था कि उन्होंने किया, और क्योंकि उन्होंने ये गैर जिम्मेदार हरकत की उसकी वजह से बैन अवी सतह पे कान खड़े हो गए सब लोग को, और फौरन मैदान में आए और ट्रम्प साहब बीच में आ गए, उन्होंने कहा इसको बंद करो, इस वजह से वो बंद हुई। तो हकीकत ये है कि हमने नहीं मांगा, हकीकत ये है इन्होंने गलती की, और उनकी गलती की वजह से उनकी मंशा सामने आ गया कि वो उनका मंशा जो था वो सही नहीं था, और उसके ऊपर सब लोग चौंके, वरना पहले तो उनकी बड़ी तारीफ हो रही थी और उसके बाद एकदम से समझिए कि काया पलटा और उसी के ऊपर फौरन वो आए और बड़े समझिए कि इक्वल अंदाज में दोनों मुल्कों की इज्जत रखी, दोनों मुल्कों को समझाया, मगर ये शुरू हुआ क्योंकि इन्होंने गलती की, हमारे से कोई गलती नहीं हुई। सही। अच्छा बैरिस्टर साहब, जिस तरह से अब बात मुज़ाकरात की और टेबल टॉक की तरफ बढ़ रही है और अमेरिका ये चाह रहा है कि मसला कश्मीर जो एक तवील अरसे से तवालत का शिकार है, हल नहीं हो पा रहा है, या जो कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक वो उनको मिल नहीं पा रहा है। अब अगर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसके ख्वाहा नज़र आते हैं और वो ये समझते हैं कि भारत और पाकिस्तान को एक मेज़ पे बैठ के इस मसले के हल के लिए मुज़ाकरात करने चाहिए, तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर का तनाज़ा बहुत जल्द हल होने के करीब है? नहीं, सूरत हाल को अगर आप देखें, सबसे पहले ये है कि अभी अभी मोदी साहब ने एक एड्रेस टू द नेशन किया है उन्होंने भारत को, और उसके अंदर वाज़े तौर पे उन्होंने कहा कि हम आएंगे जब बात करने के लिए, हम सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी के मामले में बात करेंगे, इसमें और कोई बातें नहीं चलेंगी, दो चीजें नहीं चलेंगी, हम सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी,
तो वो बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि सिंध त्रास मुआहदा और कश्मीर किसी भी तरह से डिस्कस हो। अब हमें हमारी फॉरेन ऑफिस की महारत है वो किस तरह इसको घुमाते हैं, और इंडियन में अभी उन्होंने ऐलान किया है कि हम बिल्कुल नहीं और कोई चीज पे बात नहीं करेंगे मां सिवा दहशतगर्दी के, कि आप अपने सारे अड्डे जो हैं उनको खत्म करें। अब उन्होंने अपने खुद साख्ता एक पोजीशन खड़ी कर ली है ताकि वो अपनी एक बात मनवाने की कोशिश करें, बट बेसिकली दुनिया जाग गई है। हमें इस वक्त हमारी फॉरेन ऑफिस जाहिर है कि बिल्कुल मुतहर्रिक होगी और वो आगे जाएगी, उनको समझाएगी। अभी तो मेरे ख्याल में मरहले पे मरहला काफी आगे है, इतनी जल्दी बात नहीं बनेगी, क्योंकि इंडिया ने बिल्कुल घबरा के ये क्या कह दिया। अभी थारल जी थे, वो भी करण थापर के भी प्रोग्राम पे सरूर ने भी यही बात की। उन्होंने कहा कि हम पहले ट्वीट से तो बड़े खुश थे, सेकंड ट्वीट से परेशान हैं, क्योंकि उसके अंदर कश्मीर का जिक्र किया गया। तो इंडिया नहीं आना चाहता है इस मामले में, इस पे बात करना, तो इस पे रेजिस्टेंस होगी। ट्रंप साहब को रेजिस्टेंस मिलेगी फ्रॉम द इंडियंस, अच्छी चीज है। इनकी 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 जो जिद है वो कम से कम सामने तो आए, उनको भी तो समझ आए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम किस किस्म के लोग से हमारा वास्ता पड़ रहा है। अच्छा है, सही। अच्छा शाहिदा साहब, अमेरिका की कितनी संजीदगी नजर आती है इस वक्त पाकिस्तान और भारत की कशीदगी को देखते हुए? क्या महज इस वक्त जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि मिसाइल वॉर का जो खदशा पैदा हो गया था और जिसकी वजह से अमेरिका ने एक कदम आगे बढ़ाकर इसको रोकने की कोशिश की है, क्या वाकई ऐसा है, या फिर हम ये समझ सकते हैं कि अमेरिका महज हेले बहाने से काम ले रहा है और फिल वक्त इस मसले को ठंडा करने के लिए उसने ये पेशकश की है कि मसला कश्मीर को हल करवाने का वो ख्वाह है, या फिर आप समझती हैं कि अमेरिका ये समझता है कि अब कश्मीर का इशू सॉल्व हो जाना चाहिए? मेरे ख्याल से वो सोच रहे हैं कि बस काफी हो चुका, काफी अरसे से जो बात उन्होंने की हजारों साल से लड़ाई कर रही, क्योंकि इन्होंने बात की खुद पिछले साल मोदी साहब ने कि हमारा जो है 500 साल का झगड़ा चल रहा है वगैरह वगैरह। उन्होंने काफी बातें की इस अपने तरफ से, जब वो 26 की रिपब्लिक डे पे बड़े अपने मजहबी अंदाज में। अब ये चीज खैर उस वक्त इन लोगों ने नोटिस नहीं किया, मगर जो अभी जो हरकत हुई है उसकी वजह से चौंके हैं। ये चौंकना हमारे फायदे में है, और हमारी फॉरेन ऑफिस को दिखाना चाहिए कि भाई आप देखें कि इनकी 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 रुझान क्या है। इल्जाम हम पे डालते हैं लेकिन क्या रुझान देखें, किस तरीके से वो अचानक बीच में किस तरह से वो अपने मूव्स करते हैं। अभी भी वो कह रहे हैं कि हम मैप करेंगे, अभी भी हम देखेंगे कि पाकिस्तान क्या करता है। तो वो टेंशन को उन्होंने बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ऊपर से अमेरिका बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा कि टेंशन हो। तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी इसमें रस्साकशी होगी, और इसका फायदा हमारी पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस को बाकायदा उठाना चाहिए, उनको दिखाने के लिए अमेरिकन को कि आप खुद देखें कि आप क्या डील कर रहे हैं, और उससे काफी हद तक समझिए कि लोगों में आगाही फैलेगी। इनकी रवैये की वजह से वो चीज एक्सपोज होगी। अपने तरफ से खुद साख्ता तौर पे कह दिया उन्होंने कि हमारे यहाँ टेररिस्ट ग्रुप से। कहा आप उस जगह में पहलगाम को देख लीजिए। पहलगाम वो जगह है अनंतनाग में जहाँ तकरीबन 22 साल से वहां पे रेजिस्टेंस हो रही है, लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, वहां जान से मार रहे हैं, उनके पीछे पड़े, और 7.5 लाख उन्होंने वहां पे फौज को तैनात किया। अब आपकी इतनी बड़ी फौज वहां पे, और आप वहां पे आपने टूरिज्म खोल दिया और वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं रखी। इसके मतलब आप नहीं कुछ आप चाह रहे थे, वहां पे कुछ खिचड़ी पक रही थी। कितने बड़ी डिप्लॉयमेंट के साथ आपने वहां पे फरमानी थी। ये मशकूक हरकतें हैं, इनके ऊपर नजर डालनी है, इनके ऊपर सोचना है, और इसको बाकायदा इसको सामने लाना है। वो इलाका ऐसा था कि उसमें आपने खुद उनकी तरफ से 750,000 ट्रूप्स वहां खड़े हैं। वो किस लिए खड़े हैं, क्या कर रहे हैं वहां खुद रेजिस्टेंस चल रही है, वहां पे खुद बेइंसाफियां हो रही है, वहां खुद हमारे कश्मीरी भाई जो है उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब लोग जानते हैं। और फिर एकदम से आपने ऐसी चीज होने दी कि आपने टूरिस्ट को बुला लिया, और उसका बहाना बना के चढ़ाई कर दिया आपने पाकिस्तान पे कि जनाब ये टेररिस्ट है। तो इनके कुछ इरादा है।
अभी अभी ये इलेक्शन जीते हैं, अभी अपना हिंदुत्व वेव चल रहा है। अब वो चाह रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसी हरकत उनके हाथ में आ जाए ताकि वो अपने आप को दिखा सके। बात की है उन्होंने कि वो 1000 साल की बाकायदा विकास भारत की बात की उन्होंने ऑन इनॉग्रेशन में राम मंदिर की। विकास भारत का मतलब ग्रेटर भारत। ग्रेटर भारत क्या है? अखंड भारत। तो उनकी अज़ाएं न उड़ाते हैं। अब हमारा काम है हम किस तरह से समझाएं और किस तरह से पेश करें, ये हमें करना पड़ेगा। ये हमारी फॉरेन ऑफिस माशाल्लाह वो कर सकेगी और इस मामले को आगे ले जाएगी। सही। अच्छा, अब आप इस वक्त क्या देखती हैं, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की इस कामयाबी के बाद कश्मीरियों ने काफ़ी उम्मीदें बांध ली हैं पाकिस्तान से, और वो ये समझते हैं कि अब तक जो पाकिस्तान का किरदार रहा है मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए, या जो भारत का वहाँ पर नाजायज़ कब्ज़ा है उसको दुनिया के सामने जिस तरह से पेश किया है पाकिस्तान ने कश्मीर का ये केस, तो कश्मीरी काफ़ी पुरुमीद हो चुके हैं। और स्टेटमेंट भी अभी एक हमने देखा उमर अब्दुल्ला का, जिसमें वो ये कहते नजर आए कि उनको ये खासी उम्मीद है कि अब अक़वाम मुत्तहिदा में मज़ीद मजबूती से पाकिस्तान कश्मीर का केस लड़ सकेगा। क्या आप समझती हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर की पोजीशन या उसका केस मज़ीद मजबूत हुआ है, और वो तमाम तर ममालिक जो इस वक्त उस फोरम पर मौजूद हैं वो देख चुके हैं कि भारत क्या कुछ कर रहा है कश्मीर में? देखिए, यूनाइटेड नेशंस में तकरीबन 184 नेशंस है जी। वहाँ पे बहुत सारे ममालिक हैं। आपको वहाँ पे आपकी अपनी बेस बनानी है इस मामले पे। हमारा जो मसला है कि हम सिर्फ जाके फोरम पे चले जाते हैं, हम जाते हैं सीधा वाशिंगटन पे चले जाते। हम जो बाकी वहाँ की आवाम है, जैसे कांग्रेस है, जो उसे उनकी बाकी लोग जो है, उनमें हम मुतहर्रिक नहीं करते ऑन इश्यूज ऑफ कश्मीर, जो हकीकत वहाँ पे हो रही है। हम दिखाते नहीं है, बताते नहीं है। कोई हमारी जिसको प्रोपेगेंडा वेव नहीं है। तकरीबन हमें 5 से लेकर 10 साल लगेगा प्रोपेगेंडा वेव को बनाने के लिए, समझाने के लिए। तब लोग अपने अपने दुनिया में मसरूफ है, अपने अपने उनके मामले हैं, उनको क्या पता कि यहाँ क्या हो रहा है। हमें इसको लेके जाना पड़ेगा। सही मानों में एक बहुत बड़ी कैंपेन साथ होनी पड़ेगी। वो कैंपेन पैदा करेगी आगाही। जब वो आगाही पैदा होगी, लोग फिर अचानक समझने लगेंगे कि हम क्या कह रहे हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे, अगर सिर्फ आप यूनाइटेड नेशंस में चले जाएंगे, मेरे ख्याल से ठीक है वहां पे टेक्निकलिटीज आप इधर उधर करें, मगर वो बात नहीं बनेगी जो सही मानों में इंडिया कैंपेन करता है। हमारी कैंपेन जो है बहुत पीछे, बैन अक़वामी सतह पे हम जाते हैं, हम देखते हैं हमारी कैंपेन जो कमजोर है। लेकिन इंडियंस की कैंपेन क्या बात है, जो जिस तरीके से वो कैंपेनिंग करते हैं, लीफलेट देते हैं, पैम्फलेट देते हैं, अपने एनजीओज को लेके जाते हैं, उनको मिलाते हैं। हमारी एनजीओ जाती हैं तो वो चली जाती हैं शॉपिंग के लिए, ऐवान में नहीं बैठती। अफसोस से कहना पड़ता, हमें दुख है इस बात का। हमारे लोग सीरियसली नहीं ले रहे। जब तक आप इसको सीरियस तरीके से इस कैंपेन को नहीं चलाएंगे, सिर्फ यूनाइटेड नेशंस में जाना मेरे ख्याल से इतनी कामयाबी नहीं होगी। हमें पूरा इसका एक सैलाब ऑफ आगे पैदा करनी पड़ेगी, एंड दैट कैन ओनली कम विद अ लॉट ऑफ कैंपेन्स नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। सिर्फ आप चले जाए फलाने शहजादे के पास, आप चले जाए हेड ऑफ स्टेट के पास, वहां जाके बोल दें, उनकी कम्युनिकेट कर दें, दैट्स नॉट गुड इनफ। यू हैव टू एक्टिवेट द पब्लिक को मालूम होना चाहिए कि ये क्या मसला है। क्यों जो हमारे वहां पे कत्ल गारत हो रही है, कितने लोग जानते हैं इसके बारे में? बहुत कम। अवाम नहीं जानती, बहुत सारे सेनेटर्स भी नहीं जानते कि एक्चुअली क्या है। बहुत सारे जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका में थे, उनको ये चीजें नहीं मालूम। हमने कोई असल कैंपेन किया ही नहीं है। हमारी कैंपेन जो मैंने देखा अमेरिका में जाकर बहुत कमजोर है। हमें बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, फिर आप देखिएगा ऐसा वो सैलाब पैदा होगा कि लोग जो है बिल्कुल समझने लगेंगे। एंड वी हैव टू डू दैट। वो हमें करना है। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर शाहिदा जमील हमारे साथ मौजूद थे, साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर क़ानून, और कुछ हम बातचीत कर रहे थे इसके सिफारती पहलुओं के हवाले से कि पाकिस्तान ने जिस तरह से मजबूती से अपना केस पेश किया है दुनिया के सामने, और भारत के उन तमाम तर मज़मूम अकासिद को बेनकाब किया है जो ये बावर कराने के लिए थे कि पाकिस्तान किस तरह से भारत में दहशत गर्दी करता है। भारत के इस झूठे प्रोपेगेंडे को दुनिया के सामने लेकर आया है और तमाम तर साजिशों को जो है वो सुलझा के पेश किया है कि किस तरह से भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करता है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी मौजू पर कुछ मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से कबल जिस तरह से हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी के हवाले से, पाक फौज की उस फतह के हवाले से जिसका जश्न इस वक्त पूरी कौम मना रही है, इसी पर कुछ बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासी तज्जियाकार हैं शमा मुंशी। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया शमा प्रोग्राम में एक मरतबा फिर। और जिस तरह से इससे कबल भी प्रोग्राम के हवाले से, इस जंग के हवाले से प्रोग्राम में आपसे गुफ्तगू हुई थी, तो आपने यही कहा था कि जंग होगी जरूर और पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई भी की जाएगी। हमने ये तमाम तर सूरत हाल देखी और ये भी देखा कि न सिर्फ भारत को दिन में तारे नजर आ गए बल्कि पूरी दुनिया की आंखें खुल गई कि इस वक्त पाकिस्तान का दिफा कितने मजबूत हाथों में है। बिल्कुल सवीन, मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि इस दफा जो पाकिस्तान जो है रिटेलिएट करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन वो अपने वक्त और अपनी तारीख के मुताबिक करेगा। और चूंकि हमारे डीजी ISPR पहले ही कह चुके थे कि जंग का आगाज इंडिया ने किया है, लेकिन इसका इख्तिताम हम करेंगे। और आप देखिए कि इस जंग के जो 10 मई का जो रिस्पॉन्ड आया है, जो रिटेलिएशन हुई है, जो बीफिटिंग जो है रिस्पॉन्स दिया गया है, उसके नतीजे में आप देखें कि बड़े सगीर की ताकत का तवाज़ुन जो है उसका पर्दा पूरा का पूरा पाकिस्तान की तरफ झुक गया। ना सिर्फ पाकिस्तान की तरफ झुक गया बल्कि जो इंडिया की सो कॉल्ड सुपीरियरिटी थी, जिसका कि वो दावा करता था एकतरफा कि वो जो है एयर डिफेंस में सबसे आगे है, वो ग्राउंड डिफेंस में सबसे आगे, इवन इनकी साइबर जो टेक्नोलॉजी है उसको दुनिया जो है एक्नॉलेज करती थी। इनके IT के जो जवान है वो पूरी दुनिया में जो है बढ़ती होते थे। लेकिन हमने देखा कि इस जंग के बाद पूरा जो है ताकत का नक्शा बड़े सगीर में बदल के रह गया। और इसका क्रेडिट मैं हमारी तमाम आर्म फोर्सेस को दूंगी, लेकिन खासतौर पर हमारी हाई कमांड तपास सलार आसिम मुनीर साहब को, जिन्होंने इन टाइम जो है ना सिर्फ जो है कौम को सुरखरू किया बल्कि जिस असाबी कैफियत में, जिस असाबी जुनून में इंडिया को मुस्तकिल जो है मुब्तला रखा कि इंडिया को ये कदर खुशफहमी हो चुकी थी कि पाकिस्तान जो है सिर्फ इसके जो है ड्रोन जो है तैयारे गिराता रहेगा और जो है इस तरह जो है इनके एयरगेट गिराता रहेगा, लेकिन रिटेलिएट बैक नहीं करेगा। तो आपने देखा कि इंडिया मुस्तकिल पाकिस्तान की जो सिविलियन आबादी है उसको मुस्तकिल टारगेट करता रहा। आखिरी दिन 10 तारीख को तो आपने देखा कि आधी रात को जिस तरह से पाकिस्तान के जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन की तरफ से इसके नापाक जो है कदम बढ़े और पाकिस्तान ने जो है आसिम मुनीर साहब की क़यादत में पाकिस्तानी फौज ने फजर की नमाज अदा की। उसके बाद असफा सलार ने एक जो है बहुत ही वल्वा अंगेज जो है हल्की सी छोटी सी तकरीर की, जिसके बाद हमारे जवान जो है वहां गए हैं और सिर्फ 7 घंटे की ये दुनिया, ये तारीख का एक हिस्सा रहेगा कि 7 घंटे में पूरी के पूरी जो है बड़े सगीर की जो सियासत का जो एक नैरेटिव था उसको बदल कर दिया। अच्छा शमा, ये बताइएगा कि जिस तरह से अब से कुछ देर कबल नरेंद्र मोदी ने अपनी कौम से खिताब में एक मरतबा फिर अपना वही नैरेटिव दोहराना की कोशिश की है और एक मरतबा फिर पाकिस्तान के ऊपर उन्हीं तमाम तर इल्ज़ामात को लगाया है जो इससे कबल वो लगाते रहे हैं। और उनका ये कहना था कि अगर मुज़ाकरात होते भी हैं पाकिस्तान के साथ तो मकबूजा जम्मू कश्मीर के ऊपर कोई बात नहीं होगी, आज़ाद कश्मीर के हवाले से वो बात करेंगे। साथ साथ उन्होंने कहा कि पानी का मसला जो है वो जूं का तूं सिंतास मुआहदा जो भारत की तरफ से बकौल उनके मुअत्तल है उस पर भी कोई बात नहीं होगी और सिर्फ दहशतगर्दी को लेकर बातचीत की जाएगी, वो भी इस पैराए में कि वो ये कहते हैं कि जो दहशतगर्दी पाकिस्तान की जानिब से भारतीय इलाकों में या भारत में की जाती है उसके ऊपर बातचीत की जाएगी। तो इसका तो ये मतलब हुआ कि अभी भी दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही है, इसमें मजीद कोई सुधार नजर नहीं आ रहा। और मोदी साहब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान अगर सीज फायर की पासदारी कर रहा है, पाकिस्तान अगर जंग नहीं चाह रहा तो उसको मजीद प्रोवोक करने की ये कोशिश समझी जा सकती है। देखिए समीन, ये बात तो तय है, रोज़े अव्वल की तरह आया है कि जितनी ह्यूमिलिएशन, जितनी जिल्लत इंडिया को, भारत को इस दफा जो है पूरी दुनिया के सामने उठानी पड़ी है, तो उस खिफत को मिटाने के लिए, उस शर्मिंदगी को मिटाने के, उस एम्बैरसमेंट को मिटाने के लिए जनाब मोदी अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि 10 मई की जंग के बाद पाकिस्तान को किन किन जगहों पे जो है फतूहात हासिल हुई।
मैं उसका छोटा सा आपको दूंगी कि इस 10 मई की जंग के बाद जो हमेशा एक झूठा नैरेटिव लेके भारत सामने आ जाता था कि वो अपने ही शहरियों को मरवा देता था, अपने ही शहरियों पे हमले करवाता था और फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन कंडक्ट करता था और ये पावर कराने की कोशिश करता था, ये खुदा का खास्ता ये पाकिस्तान की तरफ फैलता हुआ है, जबकि पाकिस्तान एक बहुत ही पुरअमन जो है मुल्क है। बहरहाल ये जो है इसका ये नैरेटिव इस दफा हमेशा की तरह हमेशा इसमें दफन हो गया। वो इस तरह से कि पूरी दुनिया ने बशमुल पाकिस्तान और जो है ये मुतालबा किया कि आप इसकी जो पहलगाम का सो कॉल्ड जो है टूरिस्ट के ऊपर जो अटैक हुआ है इसकी आप इंक्वायरी इंटरनेशनल इंक्वायरी कंडक्ट करवाएं। और फिर दूसरी बात ये कि इससे जो है आपका कश्मीर का इश्यू जो हाईलाइट हो गया, यानी कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी है और उस वक्त तक रहेगी जब तक कि भारत जो है कश्मीरियों का हक खुद इरादियत जो है तस्लीम नहीं कर देता और उनको जो है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदारों के तहत जो है उनको आज़ाद ममलिकत का हक नहीं फराहम करता। तो मेरे ख्याल में जिस तरह से कश्मीर का इशू रिवाइव बैक हुआ है और पूरी दुनिया और स्पेशली ट्रम्प से प्रेसिडेंट ट्रम्प अमेरिका के बिहाफ पे ये कहने पे मजबूर हो गए कि जब तक ये बरसगीर में ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा उस वक्त तक ये मरकज ये रीजन सब कॉन्टिनेंट का हमेशा जो है किसी ना किसी तनाज़े का शिकार रहेगा, जो कि दुनिया के लिए एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। तीसरी बात यह है कि मेरा समझना यह है कि एक भारत ने एक जो अपनी सो कॉल्ड जो है चौधराहट कायम करके रखी थी बरसगीर के ऊपर कि हम डिफेंस में हम हर लिहाज से सुपीरियर है और पाकिस्तान उससे 10 गुना छोटा मुल्क है, बावजूद इसके पाकिस्तान ने अपनी हर जो डिफेंस की हर उसमें जो है फील्ड में अपना लोहा मनवाया। आप देखें कि आपके फ्रांस के जो है तैयारे वो मिनटों में चकनाचूर हो गए, आपके जो है इजराइल के जो ड्रोन है उनको जिस तरह से पाकिस्तान ने शूट डाउन किया उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इसके अलावा हम देखते हैं कि रशिया का स्पॉन्सर किया हुआ S-400 सिस्टम जो कि अदमपुर में था और ये तकरीबन $1.5 बिलियन का था, उसको कंप्लीटली पाकिस्तान ने सिर्फ अपने सिंगल मिसाइल हिट से जो है बर्बाद और तबाह कर दिया। यानी कि ये मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि ये जो रशियन स्पॉन्सर S-400 सिस्टम था ये उसका एग्रीमेंट करते हुए पुतिन और नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान किया था कि आज इंडिया के पास इतना स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव सिस्टम आ चुका है जिसका पूरी दुनिया में कोई जो है तोड़ नहीं। लेकिन ये तारीफ गवाह है रहेगी हमेशा कि पाकिस्तान के एक सिंपल JF-17 हाइपरसोनिक जो है मिसाइल सिर्फ एक सिंगल हिट ने जो है इस पूरे सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दिया। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इस जो है पाकिस्तान के इस रिस्पॉन्स ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की दाग मिटा दी और पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो है मीडिएट करने पे मजबूर हो गई। और मैं आपको फिर बताते चलूं कि ये मोदी साहब ने जब पाकिस्तान जो है मतलब अपने जो है मतलब बहुत ज्यादा ऑफेंसिव डिफेंसिव मोड पे की पीक पे था, तो उस वक्त नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को फोन किया और उनको मजबूर किया कि पाकिस्तान को नेगोशिएशन टेबल पे लाया जाए। तो उस वक्त जो है आपको याद होगा कि उनके डिफेंस सेक्रेटरी ने जो है हमारे सभा सदर आसिम मुनी को कॉल करके उनसे रिक्वेस्ट की कि पाकिस्तान जो है इस अब जंग को रोके। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बहुत बड़ी पता है। सही। अच्छा, और जहां तक मोदी साहब का ये कहना है कि वो जो है हमसे जो है कश्मीर के मामला मुज़ाकरात नहीं करेंगे, वो पानी के सिंताज के मंसूबे में बात नहीं करेंगे, तो अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि ना सिर्फ नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया के सामने रुसवा हो चुका है बल्कि वो अपनी सल्तनत मचाने के लिए और खुद आरएसएस की गुंडों के इश्तियाल से और उनके ताब से बचने के लिए इस तरह का नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहा है जिसकी कोई हैसियत नहीं है। और आप कल देख चुकी है कि इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है इस बात को डिक्लेयर कर चुका है कि पाकिस्तान की जो फजाया है वो दुनिया की नाकाबिले तस्कीर फजाया है PAF। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस जंग के अंदर वो लॉरेंस अचीव कर चुका है जो कि बताते तो हम सिर्फ और सिर्फ 7 घंटे के
गली लड़ते में। यानी पाकिस्तान ने आप देखा एक 5 दिन से मुस्तकिल भारत की तरफ से शरपसंदी की जा रही थी, भारत की तरफ से शरारतें की जा रही थी और पाकिस्तान मुस्तकिल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किए जा रहा है। और आप देखें लेकिन आखिरी दिन जब 10 मई को जो है इंडिया ने पाकिस्तान के जो है 9 मिलिट्री इंस्टॉलेशन या साइट की तरफ अटैक किया और पाकिस्तान ने 7 घंटे के अंदर 26 मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे इंडिया के रिटेलिएट बैक किया और उसको जो है पूरी मतलब तकरीबन क्या मतलब मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया। तो ये मेरे ख्याल में दुनिया की कोई सी भी सुपर पावर हो वो 7 घंटे में ये रिकॉर्ड कायम नहीं कर सकती कि आप सिविलियन पॉपुलेशन को हर्ट किए बगैर, उनको रिस्क पहुंचाए बगैर आप सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे जो है हिट कर दें और इस तरह से हिट करते हैं कि इनका जो है पूरा जो है साइबर सिस्टम जो है हाईजैक हो जाता है। और आप ये देख रहे हैं कि जो है इंडिया की जो बिजली है वो पूरी जो है जो बिजली ग्रिड है वो पूरा इंडिया जो है अंधेरे में जो है डूब जाता है। इतनी खौफ की, इतनी पैनिक की जो सिचुएशन थी और हालत थी इंडिया में, जिसको जो वहाँ के रहने वाले हैं वो ही बता सकते हैं। और हमने देखा कि इस जंग के दौरान इंडिया इतना बड़ा दहशतगर्द मुल्क साबित हो चुका है कि वो अपने ही शहरी यानी खालिस्तान में जो है बमबारियां करता रहा, अपने ही लोगों को मारता रहा। तो वो इंडिया इस बार पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। और हमने देखा कि पाकिस्तान को इस दफा सफारती माहौल में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई कि कोई भी इंडिया के इस नैरेटिव को खरीदने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है खुदा न खास्ता, या पाकिस्तान किसी भी तरह से पहलगाम जो है हमले में मुलव्वस था, बल्कि इंडिया को मुस्तकिल तमाम दुनिया ने कहा कि आप इसकी एक गैर जानिबदार जो है तहकीकात कराएं। लेकिन इंडिया चूंकि एम्बेरस हो चुका था तो लिहाजा उसने जो है अपनी खिफत बचाने के लिए, दुनिया की तवज्जो इस तरफ से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, डिविएट करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर जो हमला किया। लेकिन नस्ल मिनल्लाह वो फतह करीब और हमारे सपा सलार ने जो कहा था कि पाकिस्तान अब एक जो है सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट की तरफ बढ़ चुका है और अब दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को अपने कौमी मफादात पे कॉम्प्रोमाइज करने पे मजबूर नहीं कर सकती। हम ना डिक्टेशन लेंगे और ना ही डिक्टेशन किसी को देने की इजाजत देंगे। मैं आपसे समीन इस पूरे एपिसोड पे मैं एक बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगी, वो ये कि समीन हमने ये देखा कि जब तक भारत पाकिस्तान के खिलाफ जारियत करता रहा, पाकिस्तान की सिविलियन पॉपुलेशन को जो है हिट करता रहा, टारगेट करता रहा, हमारे यहाँ शहादत से भी नन्हे बच्चे भी जो है जख्मी हुए, तो उस वक्त पूरी दुनिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती रही। सही, बहुत शुक्रिया। शमा मुंशी हमारे साथ मौजूद थी और कुछ बातचीत हम कर रहे थे इस वक्त ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की उस कामयाबी के हवाले से कि जिसके लिए हम देख रहे हैं कि पूरी कौम मसरूर नज़र आती है और यकीनन एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, जिसका जश्न जितना मनाया जाए वो कम है। और मुस्तकबिल के लिए भी हमें मज़ीद तैयार रहने का भी जो है वो कहा जा रहा है, क्योंकि इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि गो के सीज़ फायर की पासदारी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की जानिब से की जा रही है, लेकिन हर दफ़ा की तरह इस मरतबा भी रिवायती भारतीय मीडिया अपनी हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए ये प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ है कि पाकिस्तान की जानिब से सीज़ फायर के खिलाफ वर्जी की जा रही है और कुछ ड्रोन्स जो हैं वो दरअंदाजी करते हुए भारत में घुस रहे हैं। गो के ऐसा नहीं है और सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से भी इसकी मुकम्मल तरदीद कर दी गई है, लेकिन इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि भारत अपनी रिवायती हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए एक मरतबा फिर शायद कोई ऐसी जारियत का मुजाहरा कर सकता है जिसकी वजह से ये सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी समझी जाएगी। आज के लिए इतना ही, कल कुछ मजीद मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीन नवाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने